श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन देखने के बाद अब हम देखते हैं कि श्रोडिंगर इक्वेशन इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, यानी इस श्रोडिंगर समीकरण की उपयोगिता क्या है। तो वास्तव में वेव मैकेनिक्स के सभी प्रश्नों का यदि आपको हल चाहिए तो उसके लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन की हेल्प लेना पड़ेगी। यानी श्रोडिंगर इक्वेशन किसी भी जटिल से जटिल समस्या का हल कर सकता है। किसके लिए? वेव मैकेनिक्स के लिए। तो जिस प्रकार तरंग की द्वितीय प्रकृति श्रोडिंगर समीकरण की एक आधारशिला है, उसी तरीके से वेव मैकेनिक्स के सभी प्रश्नों को हल करने की आधारशिला क्या है? श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन का उपयोग करके हम किसी भी मॉलिक्यूल, एटम या इलेक्ट्रॉन जैसे जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनका साइज बहुत छोटा है, उनके सभी घटनाओं को, उनके व्यवहार को समझा सकते हैं। हमने देखा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ये सेकेंड डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हमने कैसे लिखा था? डेल स्क्वायर साई प्लस 8 पाई स्क्वायर m अपॉन h स्क्वायर e माइनस v साई बराबर 0, है ना। तो ये सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन है, तो इसमें साई के कई मतलब बहुत सारे हल निकल सकते हैं, अनेकों हल इसके आपको मिल सकते हैं, पर उन हलों में से अधिकांशतः कैसे होते हैं? निरर्थक होते हैं, और उनमें से कुछ तो काल्पनिक भी होते हैं। तो यदि आप साई के ऐसे हल चाहते हैं जो यूजफुल हो, तो उन फंक्शंस को, उन्हें तरंग फलन को हम क्या कहते हैं? आइगन फंक्शन कहते हैं। हमने देखा था कि इसको यदि हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखें तो हमारी इक्वेशन क्या आ रही थी? एच साई इज इक्वल टू ई साई। तो जब हम किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर यूज करते हैं तो उस ऑपरेटर को यूज करने से यदि वही फंक्शन रिपीट होता है किसी कांस्टेंट के साथ, तो उसे कहा जाता है आइगन वैल्यू, और इस फंक्शन को कहा जाता है आइगन फंक्शन। ठीक है। तो जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, इसमें संपूर्ण ऊर्जा E के कुछ निश्चित मानों के लिए जो साई की वैल्यू है वो संतोषजनक हल देती है। मतलब जो सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन है जिनको हम यूज कर सकते हैं, उन्हें कहा जाता है आइगन फंक्शन, और E के इन मानों को कहा जाता है आइगन वैल्यूज। किसी भी परमाणु में ये मान जो होते हैं वो उस तंत्र की सारी सूचनाएं रखते हैं। यानी हम यदि किसी पार्टिकल के वेव नेचर से संबंधित कुछ चीजें बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन हमको आइगन फंक्शन यानी साई के द्वारा मिल जाएगी। तो ये आइगन फंक्शन है, और ई क्या कहलाता है? आइगन वैल्यू कहलाता है। यदि हम इसकी फिजिकल इंपॉर्टेंस देखें साई की, तो वास्तव में हम कहते तो हैं कि साई उस पार्टिकल के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन रखने वाली फंक्शन है, पर यदि इसका फिजिकल इंपॉर्टेंस देखें तो वास्तव में इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ क्या बताता है? उसके एम्पलीट्यूड को बताता है। ये तरंग फलन है जो इलेक्ट्रॉन के वेव जो इसके साथ एसोसिएटेड है उसके एम्पलीट्यूड को बताता है। पर हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे थे? हम चाह रहे थे कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता पता करना चाह रहे थे। तो साई तो एम्पलीट्यूड को बताता है, पर जो साई स्क्वायर है ये किसी जगह किसी भी स्पेस में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बताता है। यानी साई स्क्वायर के द्वारा आप किसी एक रेंज में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को बता सकते हैं। इसलिए साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड फंक्शन भी कहा जाता है। तो यदि हम किसी बिंदु पर मान लीजिए एक रेंज ले लेते हैं x से x प्लस dx, इस रेंज में हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि E ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ
मिलने की उनकी संभावना है। तो ई ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन की इस रेंज के अंदर पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो यदि हम पता करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किसकी हेल्प लेना पड़ेगी? साई स्क्वायर की। हम जानते हैं कि किसी भी चीज की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है, तो साई स्क्वायर यानी कि जो प्रोबेबिलिटी हमें मिलेगी वो कैसे मिलेगी? 0 से इंफिनिटी के बीच हम क्या करें? साई स्क्वायर और x और x प्लस डी एक्स के बीच हम क्या कर रहे हैं? जो आयतन है dv उसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो आयतन यानी 4 पाई स्क्वायर r 4 पाई r स्क्वायर डी आर यहाँ पर हम लेंगे तो हमें उसकी पूरी प्रोबेबिलिटी मिलेगी और वो किसके बराबर होना चाहिए? 1। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस रेंज के अंदर ही है, इसलिए कहीं ना कहीं तो वो अवश्य पाया जाएगा। इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी यदि हमें पता करना है तो उस आयतन के अंदर हम क्या करेंगे? साई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। तो इस प्रकार नाभिक के चारों ओर उन स्थानों का पता लगाना संभव है जहां विशिष्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिकतम होती है। और इलेक्ट्रॉन के मिलने की सबसे ज्यादा प्रायिकता तो कहाँ होगी? न्यूक्लियस के आसपास। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, तो न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। और उस न्यूक्लियस के हर डायरेक्शन में कोई बिंदु या कोई स्थान ऐसा नहीं होगा कि जहां इलेक्ट्रॉन ना पाया जाए। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो वो पाया जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम एक पोजीशन ना देके, हमने पहले भी बताया कि हम क्या बोलते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बताता है, और इसी को हमने नाम दिया था ऑर्बिटल। तो इस प्रकार हमने देखा कि श्रोडिंगर की इक्वेशन की सहायता से हम ई ऊर्जा वाले किसी भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं, और यही उनकी टास्क थी। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है, जिसका क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। अब हमने पहले भी देखा कि जो श्रोडिंगर इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके कई सारे वैल्यू पॉसिबल हैं, पर सारे जो इसकी वैल्यू आती हैं वो संतोषजनक नहीं होती, वो अलाउड नहीं होती। तो कौन सा वेव फंक्शन अलाउड है? तो उसके लिए कुछ निश्चित नियम हैं। तो सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए? सबसे पहले वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, मतलब उसका एक मान आना चाहिए। फिर वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, सतत होना चाहिए। फिर हम कहें वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, तो फाइनाइट होना चाहिए यानी परिमित होना चाहिए, और वो नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए यानी सामान्यीकृत होना चाहिए। साथ ही वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। यदि वो इन सब चीजों को सेटिस्फाई करता है तो उस वेव फंक्शन को हम वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहते हैं, और ये ही अलाउड वेव फंक्शन होता है जिसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉन की प्रायिकता को पता करने के लिए करते हैं।